जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 401 से लेके 409 तक डिस्कस करने वाला हूं, जो कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन का सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन गुप्ता एंड गुप्ता बुक का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 401, मैच लिस्ट 1 विथ मैच लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको लिस्ट 1 दिया गया है और लिस्ट 2 दिया गया है और आपको बोला गया है करेक्ट आंसर मैच कीजिए। जैसा कि इस कैम्पटन पोर वाटर प्रेशर का हमारा इक्वेशन क्या होता है, तो उसका इक्वेशन होता है U इक्वल टू बी ब्रैकेट में डेल्टा सिग्मा 3 प्लस ए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। मतलब हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, इस कैम्पटन का हमारा इक्वेशन हो जाएगा 5वां। फिर हमारा दिया हुआ है तरजागी का इक्वेशन क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। तरजागी हम लोग को पता है सिग्मा डैश इक्वल टू सिग्मा यू लिखते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो हमारा फोर्थ का आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर हमारे स्टोक्स लॉ तो आपको पता ही है, जिससे हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं, मतलब इसकी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब हमको पता है कि कूलम्स का इक्वेशन भी आपको पता है, जिसमें हम लोग शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं, तो उसका हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 5 4 3 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए हम लोग 5 4 3 2 निकालते हैं। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। तो ऑप्शन ए 4 5 3 2 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी 5 4 3 2 मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 402, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पैरामीटर्स एंड एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्टली मैच। अब आपको इसमें पूछा गया है, लिस्ट 1 यहां भी दिया गया है, लिस्ट 2 यहां पे भी दिया गया है, और आपको बोला गया है कौन सा पैरामीटर्स हमारा मैच नहीं करता है। पहला है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंसिडरेशन, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं CV। तो हमको पता है CV इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे आपको पता होगा कि TV इक्वल टू हम लोग लिखते हैं CV इंटू टी बाई डी स्क्वायर लिखते हैं। अगर CV के टर्म में लिखना है तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, TV इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू CV इंटू टी लिखेंगे। तो CV इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो TV इंटू डी स्क्वायर बाई टी हो जाएगा। अब हम लोग D लिखो या H लिखो, मतलब H मतलब ड्रेनेज और D मतलब भी हमारा ड्रेनेज, मतलब उसकी थिकनेस दी गई है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही जवाब बोल रहा है यहाँ पे। फिर दूसरा आपको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी निकालनी है, तो उसकी फॉर्मूला क्या होता है AV इक्वल टू E0 माइनस E। यहाँ पे होता है हमारा क्या हो जाएगा चेंज इन प्रेशर, मतलब सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तीसरा ओवर कंसोलिडेशन रेशियो मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस इन पास्ट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग इफेक्टिव स्ट्रेस। अब देखिए इसमें कहीं भी रूट नहीं है, देखिए यहाँ पे रूट दिया हुआ है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दैट्स वाई C इज द करेक्ट आंसर। लास्ट दिया गया है मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम चेंज, मतलब आपको MV की बात कर रहा है, तो MV भी हमारी क्या होती है AV बाय 1 प्लस E0 होता है, मतलब ये भी हमारा आंसर सही है। मतलब तीसरा आंसर हमारा यहाँ पे गलत है, तो C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 403, कंसिडर द फॉलोइंग इनिशियल कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन एंड फाइनल कंसोलिडेशन। द 3 स्टेजेस विच वुड बी रिलेवेंट टू द कंसोलिडेशन ऑफ सॉलिड डिपॉजिट इंक्लूड्स। अब देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन की बात आ रही है, तो कंसोलिडेशन मतलब हमको क्या होता है कि हमारा रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स इज नोन एज कॉल्ड कंसोलिडेशन कहते हैं। कंसोलिडेशन हमारा 3 स्टेज में होता है। कंसोलिडेशन हमारा 3 स्टेज में होता है। पहला होता है हमारा इनिशियल कंसोलिडेशन होता है, दूसरा हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है, और तीसरा हमारा सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है। ये 3 तरह के हमारे कंसोलिडेशन होते हैं, ठीक है। इनिशियल कंसोलिडेशन होते हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन होते हैं एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है। अब इनिशियल कंसोलिडेशन को ही और हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कंप्रेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इनिशियल कंसोलिडेशन में मतलब क्या, जैसे कि हम लोग स्ट्रेस लगाते हैं और हमारा पोर एयर और पोर वाटर तुरंत बाहर निकल जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल कंसोलिडेशन। प्राइमरी मतलब क्या कि प्राइमरी कंसोलिडेशन में स्ट्रेस लगाने से हमारा जो पोर वाटर और पोर एयर है, मतलब वो निकलने में हमारा थोड़ा ज्यादा समय लगता है, दैट इज नोन एज कॉल्ड प्राइमरी कंसोलिडेशन। तीसरा क्या होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन, मतलब क्या कि मान लीजिए 2 पार्टिकल्स है, 2 पार्टिकल्स के बीच में सेटलमेंट हो रहा है, तो हमारी रीअरेंजमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स हो रही है, तो हमारा कंसोलिडेशन अकर होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो हमारे कंसोलिडेशन में हमारा 3 ही स्टेज होते हैं, एक तो इलास्टिक होते हैं, दूसरा प्राइमरी होते हैं, तीसरा सेकेंडरी होते हैं। तो यहाँ पे हमारा इनिशियल कंसोलिडेशन सही है,
प्राइमरी कंसोलिडेशन बिल्कुल सही है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन बिल्कुल सही है, चौथा दिया है फाइनल कंसोलिडेशन, मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा, मतलब 1 2 3 आर करेक्ट। तो ढूंढते हैं, चलिए 1 2 3 आर करेक्ट कहां पे दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन में दिया 1 2 एंड 3 आर करेक्ट, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 404, एज पर तरजागी इक्वेशन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रिप फुटिंग रेस्टिंग ऑन कोहेसिव सॉइल C इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड यूनिट डेप्थ एंड यूनिट विड्थ इज NC इक्वल टू 5.7 दिया गया। अब देखिए यहाँ पे कौन सा इक्वेशन दिया गया है, तरजागी इक्वेशन दिया गया है, वो भी हमारा स्ट्रिप फुटिंग की बात किया जा रहा है। अब इसमें हमको निकालना है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालना है, तो हम लोग QNU निकालना है। तो सबसे पहले हमको QU निकालना पड़ेगा। QU कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है हमारा CNC प्लस 0.5 गामा B NY प्लस गामा DF इंटू NQ होता है। अब इस इक्वेशन में हम लोग NC की वैल्यू 5.7 लेते हैं, NQ की वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं और NY की वैल्यू 0 लेते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5.7C, NY की वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे NQ की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो गामा DF हो जाएगा। तो हमारी Q की वैल्यू निकल गई है। अब QU NU हमको पता है, QU माइनस गामा DF लिखते हैं, तो QU के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू लिखेंगे 5.7C प्लस गामा DF माइनस गामा DF हो जाएगा। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.7 इंटू C। अब C की वैल्यू आपको दी गई है 10, तो कितनी हो जाएगी 5.7 इंटू 10, तो मतलब हमारी हो जाएगी 57 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी आंसर क्या हो जाएगी 57 हो जाएगी, मतलब B इज द करेक्ट आंसर। तो इस ढंग से आपको बनाना है। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डेप्थ एंड यूनिट विड्थ ये सब दिया गया है, तो आपको समझ जाना है QNU निकालना है, QU नहीं निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 405, विथ ए वर्टिकल पॉइंट लोड ऑन द सरफेस व्हेन कंसीडरिंग द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द लोड द स्ट्रेस गेट रिड्यूस्ड बाय 52.3% एट द डेप्थ ऑफ। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है यहाँ पे कि वर्टिकल पॉइंट लोड है और कहाँ पे है, सरफेस पे है। तो हम लोग यहाँ पे सिग्मा जेड की वैल्यू क्या लिखते हैं, तो सिग्मा जेड की वैल्यू यहाँ पे 04775 Q बाई जेड स्क्वायर लिखते हैं, यही लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से स्ट्रेस में हमारा रिड्यूस होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जेड की वैल्यू लिख लो, यहाँ पे हम लोग सिग्मा जेड की वैल्यू लिख लो, फिर हम लोग रिडक्शन चेक करो कि बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जेड में हम लोग यहाँ पे डेप्थ में हम लोग पुट करते हैं, पहला हम लोग 0.25 डेप्थ लेंगे, फिर तीसरा हम लोग 0.5 लेंगे, तीसरा हम लोग 0.75 लेंगे और चौथा हम लोग 1.0 लेंगे। तो पहले में हम लोग जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए 0.25, तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 0.4775 Q बाय 0.25 इंटू 0.25। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आती है 7.64 इंटू Q। मतलब यहाँ रिडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7.64 है, मतलब 1 से ज्यादा है तो बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ये लिख सकते हैं मोर है यहाँ पे। फिर यहाँ पे 50% है तो यहाँ पे 50 पुट कीजिए, तो 0.4775 इंटू Q डिवाइड इंटू में 0.5 इंटू 0.5 पुट कीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद 1.91 आ रही है, तो ये भी हमारी बढ़ रही है। अब तीसरा दिया हुआ है 0.775, तो 0.4775 इंटू Q यहाँ पे पुट कीजिए 0.75, यहाँ पे पुट कीजिए 0.75, तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, तो 0.84 Q आ रही है। मतलब यहाँ पे रिडक्शन चालू हो गई, मतलब 1 से वैल्यू कम आई, मतलब कितने परसेंट रिडक्शन हुए, तो 16% रिडक्शन हुए यहाँ पे। फिर चौथा पुट कीजिए, हम लोग 1 पुट कीजिए यहाँ पे, तो 1 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगा 0.4775 इंटू Q इंटू यहाँ पे 1 इंटू 1, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, तो 0.4775 आ गई। मतलब 1 में से माइनस कीजिए 4.75 को, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 52.3% रिडक्शन। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर लेंथ का हो जाएगा। तो चलिए आंसर ढूंढते हैं। 0.25 के लिए गलत है, 0.5 के लिए गलत है, 0.75 के लिए गलत है, तो 1 मीटर के लिए हमारा सही है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको रिड्यूस पूछा गया 53.3%, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया, देखिए यहाँ पे डेप्थ दिया 0.25, 0.5, 0.75, 1, तभी हम लोग यहाँ पे 0.25, 0.50, 0.751 ले रहे हैं। अगर अलग वैल्यू देता तो आपको अलग लेना पड़ता, लेकिन फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 406, रेशियो ऑफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ डबल अंडररिम्ड पाइल टू दी सिंगल अंडररिम्ड पाइल।
अब हमको पता है रेशियो ऑफ डबल अंडररिम्ड पाइल टू सिंगल अंडररिम्ड पाइल कितनी होती है, तो 1.5 के बराबर होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 407, a raft of 6 meter into 9 meter is founded at the depth of 3 meter in cohesive soil having 120 kilonewton per meter square. The ultimate net bearing capacity of the soil using तरजागी theory will be। तो क्वेश्चन हमको यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे पूछा गया Q नेट अल्टीमेट दिया गया है, तो Q नेट अल्टीमेट के लिए हमको सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, SC इंटू सी इंटू NC होती है। अब यहाँ पे SC होती है हमारी सेफ फैक्टर होती है, ठीक है। तो सेफ फैक्टर का पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। सेफ फैक्टर का हमारा फॉर्मूला होता है 1 + 0.3 B/L होता है। अब देखिए यहाँ पे B और L दिया हुआ है। B आपको दी गई है 6 और L दी गई है आपको 9। तो पुट कीजिए यहाँ पे 1 + 0.3, यहाँ पे पुट कीजिए 6/9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.2 हो जाएगी। अब Q नेट अल्टीमेट निकाल लीजिए। तो Q नेट अल्टीमेट कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला होता है SC हमने निकाला, यहाँ पे कितनी निकली, तो 1.2 निकला। फिर हमारी C मतलब कोहेजन कितनी दी गई है, तो आपको दिया गया है 120। और यहाँ पे डेप्थ कितनी दी गई है, तो डेप्थ तो दी नहीं गई है, डेप्थ दी गई है लेकिन हमको डेप्थ का कोई काम ही नहीं है। और यहाँ पे हमारी वैल्यू किसकी पूछी गई है, SC इंटू NC, ठीक है। तो हम लोग हमेशा NC की वैल्यू आपको पता होगा कि तरजागी थ्योरी में 5.7 लेते हैं। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे 5.7। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू 820 के नीचे आ जाएगी, 820 के नजदीक आ जाएगी, मतलब A इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 408, द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस N ऑफ ए ग्रेनुअल डिपॉजिट इज फाउंड टू बी 20। दिस सॉइल कैन बी क्लासिफाइड अप्रोक्सीमेटली इन टर्म्स ऑफ phi एंड डेंसिटी इंडेक्स। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि SPT N की वैल्यू दी गई है, कितनी है, तो हमारी 20 है। उसके हिसाब से आपको पूछा गया है कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कितना होगा और डेंसिटी इंडेक्स कितनी होगी। तो जैसा कि हम लोग टेबल में देखते हैं कि SPT के आधार पे हमारा लेस देन 4 होता है, 4 से 10 के बीच में होता है, 10 से 30 के बीच में होता है, 30 से 50 के बीच में होता है, ग्रेटर देन 50। इस क्वेश्चन में आपको 20 पूछा गया है, मतलब 10 to 30 के बीच में हमारा बिलोंग होगा। तो 10 से 30 के बीच में बिलोंग होता है, तो सॉइल हमारा कॉम्पैक्ट मतलब वो मीडियम स्टेट में रहता है, ठीक है। उसके आधार पे आपको पूछा गया है कि इसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए ये एक्यूरेट टेबल हमारा है कि अगर हमारी वैल्यू 10 to 30 हमारी N ब्लो की वैल्यू रहेगी, तो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 40 to 60 होगी और फ्रिक्शन एंगल की 35 से 40 डिग्री के बीच में होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे परफेक्ट कंडीशन देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा मीडियम कंडीशन होगा, तो मीडियम सबसे पहले ढूंढिए कहाँ पे है। तो पहला दिया है लूज, गलत है। दूसरा दिया है मीडियम कंडीशन, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही हो सकता है। ये जो वैल्यू है वो एक्यूरेट वैल्यू है, लेकिन हमको उसमें से मैच करना है, दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ भी लूज है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ डेंस है ये भी नहीं होगा, तो हमारा बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये जो टेबल है ये हमारा मेयरहॉफ द्वारा दिया गया था और ये करेक्ट हमारा टेबल है, इसको फॉलो करना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा होता है कि ऊपर नीचे करके दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 409, if the proportion of soil passing through the 75 micron sieve is 50%, the liquid limit and plastic limit 20%, then the group index of the soil is। तो सबसे पहले हमको समझना है ग्रुप इंडेक्स हमारा क्या होता है। तो ग्रुप इंडेक्स हमारा एक इंपेरिकल इक्वेशन है जिससे कि हम लोग सॉइल की पेवमेंट के बारे में जानकारी करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू हमारी 0 से 20 के बीच में लाई करती है, मतलब जितना लोअर वैल्यू रहेगा उतना हमारा गुड क्वालिटी मटेरियल रहेगा। अगर जितनी वैल्यू हमारी ज़्यादा रहेगी उसको हम लोग बोलते हैं पुअरर क्वालिटी ऑफ मटेरियल। तो ये भी आपको पहले ध्यान में रखना है कि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू हमारी लाइज होती है 0 से 20 के बीच में। अगर 0 है तो हमारा गुड क्वालिटी मटेरियल कहलाएगा, अगर ज़्यादा वैल्यू है तो पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल कहलाएगा। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है ग्रुप इंडेक्स का, इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। अब यहाँ पे हमको पता होना चाहिए A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है। तो जैसा कि हमको पता है A मतलब होता है परसेंटेज ऑफ फाइन्स पासिंग थ्रू दी 0.74 mm सीप के लिए बीच में। तो A की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, इसको F-35 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हमारा B को हम लोग लिख सकते हैं
F माइनस 15 लिख सकते हैं, मतलब परसेंटेज ऑफ फाइन्स माइनस 15 लिख सकते हैं। फिर हम लोग C को क्या लिख सकते हैं, C को हम लोग लिख सकते हैं WL माइनस 40 लिख सकते हैं, लिक्विड लिमिट माइनस 40, मतलब ये 40 लिख सकते हैं। और D की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं IP माइनस 10 लिख सकते हैं। तो A की वैल्यू हमेशा 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। F की वैल्यू, B की वैल्यू हम लोग बोलेंगे 40 से हमारी नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होनी चाहिए। C की वैल्यू हमारी 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। D की वैल्यू हमारी 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे 0.2 A की जगह में क्या है, F माइनस 35 लिख दीजिए, प्लस 0.005 A की वैल्यू कितनी है, F माइनस 35, और C की वैल्यू कितनी है, WL माइनस 40 है, प्लस 0.01 B की वैल्यू कितनी है, F माइनस 15 है, और D की वैल्यू कितनी है, तो IP माइनस 10 है। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर दीजिए। परसेंटेज ऑफ फाइन्स आपको 50% दिया गया है, तो यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ पे 0.2 50 माइनस 35 प्लस 0.0035 50 माइनस 15, लिक्विड लिमिट आपको दी गई है 40%, तो 40 माइनस 40 प्लस 0.01 F कितनी दी गई है, 50 माइनस 15, और यहाँ पे IP कितनी दी गई है, 20 माइनस 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6.5 आ जाएगी। तो चलिए हम लोग आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए 3.8 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 6.5, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है जिसमें हम लोग पेमेंट की क्वालिटी चेक करते हैं। जितनी लोअर वैल्यू रहेगी उतना अच्छा हमारा वैल्यू रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखना है, अगर GI की वैल्यू हमारी निगेटिव आ गई, अगर निगेटिव वैल्यू आ जाती है तो हमको कंसीडर क्या करना है, जीरो वैल्यू कंसीडर करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू अगर निगेटिव आ जाती तो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू हमारी 0 हो जाती। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें, और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।